हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल जैसा कि इसका फॉर्म ऑफ अप्लाई होना शुरू हो गया है, तो कहाँ से कितना प्रश्न आ रहा है, सब्जेक्ट वाइज हम क्या कर रहे हैं, आपको मूल्यांकन करते हुए चल रहे हैं और उसी का डिटेल सॉल्यूशन करवाते हुए चलेंगे। अब देखिए, सिलेबस से हमको कुछ ज़्यादा आइडिया लगता नहीं है। हमको आइडिया किससे लगता है कि आप पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पिछले साल में पूछे गए प्रश्न से। तभी हम क्या कर रहे हैं कि आपका बिहार एसएससी में साइंस से जो क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से हम शुरुआत करें, बाकी अलग-अलग सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो साइंस से जितना प्रश्न पूछा गया उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है ना? आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना है कि आपको छोड़ना है, ठीक है? चलिए, और उसी के आधार पे क्या हम सीजीएल जो 4 है उसका तैयारी आपको करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, अभी तक 3 सीजीएल एग्ज़ाम हो चुका है, प्री, मेंस हुआ है, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था आपको 18/12/2011 को हुआ था, उसका हमने पहले लिया है, उसके बाद फिर और एग्ज़ाम का लेते चलेंगे। तो पहले इसका लिया है। अब देखिए क्या है कि जैसे कि पता है कि यहाँ पर क्या है, एक आपको जीके सब्जेक्ट है प्लस करंट अफेयर, इससे 50 प्रश्न, है ना? फिर क्या है आपका साइंस, साइंस है प्लस आपका मैथ है, इससे 50 प्रश्न और आपका रीजनिंग से कितना है 50 प्रश्न है। लेकिन हमेशा इस अनुपात में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन बढ़ जाता है किसी में तो कभी किसी पोर्शन में क्या होता है आपको घट जाता है, ठीक है ना? यहाँ सब सही है दोस्त। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि जैसे साइंस और मैथ 50 है तो 25-25 पूछा जाना चाहिए। लेकिन कई बार देखा गया है कि 25 से ज़्यादा साइंस पूछ देता है। कई बार क्या है 25 से कम साइंस पूछ देता है। तो यहाँ 2011 वाला एग्जाम में क्या देखिएगा कि साइंस से कितना है, आपको 20 प्रश्न आपको पूछा गया है। कितना? विज्ञान से 20 प्रश्न मात्र पूछा गया था। उसमें भी कहाँ से? फिजिक्स से देखिएगा, भौतिक शास्त्र से तो 5 प्रश्न। सिर्फ उतना ही क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछा गया। जबकि बायोलॉजी और बॉटनी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान मिलाकर कितना है, 8 प्रश्न आपको पूछा गया है। और बायोलॉजी से अगर देखिए, जीव विज्ञान से देखिएगा तो 6 प्रश्न पूछा गया। जबकि आपको वनस्पति विज्ञान बॉटनी से 2 प्रश्न पूछा गया, ठीक है? तो इतना हो गया। अब क्या है कि शुद्ध विज्ञान की बात कीजिएगा तो वहाँ क्या है कि 18 प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ से कितना है 2 प्रश्न आपको पूछ दिया है। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है? अब आइए यहाँ पर क्या है कि पूरा जो आपका क्लास है, जो एसएस सीरियल के लिए जो बैच शुरू हुआ है, ये आपको द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर आपको चल रहा है। द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर चल रहा है, ठीक है ना? उसी में जाइएगा, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से बिहार एसएससी सेक्शन को क्या कीजिएगा, चूज़ कीजिएगा, उसके बाद ये आपका कोर्स आ जाएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे नंबर, इस नंबर पर क्या कीजिएगा, बात कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आइए। अच्छा, कुछ पीडीएफ क्या है कि आपको द सिलेक्शन गुरु आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया। जैसे आज वाला पीडीएफ है, ये आपको द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही डेली क्यूज भी चलता है, सिलेक्शन गुरु क्यूज टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री क्यूज सबके लिए है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं फिजिक्स से कितना है, 5 प्रश्न पूछा गया। अच्छा, एक और चीज क्या है, कुछ बच्चा का कहना क्या था कि सर आप बताने लगते हैं, इतना बताने लगते हैं कि माथा दर्द करने लगता है, कि थोड़ा कम बताइएगा, क्योंकि कोर्स में तो ऑलरेडी बतेबे करते हैं पूरा। तो पीवाई क्विज में क्या है कि आप ट्रेंड बता के चलिएगा तो ज़्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसका हम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा आपको नहीं बताएँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना दें, क्योंकि कोर्स में, वीडियो में तो ऑलरेडी दिया जाएगा। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि आपको मोटा-मोटी आपको जानकारी देंगे, ताकि आपको बोरिंग वगैरह ना हो। क्योंकि हर तरह के बच्चे एडमिशन लेते हैं। देखिए, पुराना जो 2-4% बच्चा होता है, उनके लिए तो मज़ा आता है कि एकदम सब एक ही जगह हो गया। लेकिन जो नया बच्चा होते हैं या जो मीडियम साइज़ में जिनका तैयारी होता है, उनको थोड़ा-सा क्या होता है, दिक्कत होता है। तो सबको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, चलेंगे। आइए, तो 5 प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें भी देखिएगा कि आपको जो एक क्वेश्चन है, वह तापक्रम जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। द टेम्परेचर एट व्हिच द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीड द सेम इज, मतलब कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग होता है, क्या होता है, समान होता है। तो इसको जनरली क्या है कि हम लोग क्या है, आंसर डायरेक्ट -40 डिग्री याद कर ले रहते हैं कि -40 डिग्री पे ही क्या होता है, फ़ारेनहाइट का और आपका सेंटीग्रेड या सेल्सियस का रीडिंग क्या होता है, आपको समान होता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, हीट से क्वेश्चन पूछा, हीट वाला चैप्टर से। हीट और टेम्परेचर जो आपका चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर एंड
टेम्परेचर, वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट और टेम्परेचर चैप्टर क्या करना, बढ़िया से पढ़ना है। तो हम क्या है, खाली यहाँ पर जो तापक्रम वाला चीज है, टेम्परेचर वाला, इसको क्या करते हैं, बता देते हैं। तो देखिए क्या है, जो तापक्रम होता है, क्या बोले आपको, तापक्रम जो होता है इसको टेम्परेचर कहा जाता है। तापक्रम को बोलते हैं टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कई सारा क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, टेम्परेचर को जिस आपको बोल सकते हैं कि मीटर से मापते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो बोलेगा टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है। अब आते हैं किसका पूछेगा कि एसआई मात्रक क्या होता है, इसका पूछेगा थर्मामीटर। इसका एसआई टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, केल्विन। क्या होता है आपको, केल्विन होता है। लेकिन इसके अलावा और भी बोल सकते हैं कि मात्रक होता है, और इसको कई इकाई में मापा जाता है। तो केल्विन हो गया, जैसे एक तो क्या हो गया आपको, केल्विन हो गया। एक क्या हो गया आपको, सेल्सियस हो गया, सेल्सियस हो गया, है ना। फिर क्या हो गया आपको, फ़ारेनहाइट। क्या हो गया आपको, फ़ारेनहाइट हो गया। फिर क्या हो गया आपको, रोमर हो गया, रोमर या र्यूमर बोलिए। तो 4 को क्या है, प्रमुख रूप से आपको याद करना होता है। क्या, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और क्या बोले, र्यूमर। जिसमें क्या है, केल्विन क्या होता है, एसआई मात्रक आपको होता है। अब देखिए केल्विन में जो होता है ना, क्या होता है, जो इसमें रीडिंग होता है, आपको 0 से शुरू होता है और 100 केल्विन तक इसमें रीडिंग जाता है। 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 100 केल्विन तक आपको जाता है। 0 से कितना, 100 तक जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर समझना क्या है कि पूछेगा कि जो केल्विन में जो आपको जो थर्मामीटर होता है, वो कितना बराबर भाग में बँटा होता है, तो 100 बराबर भाग में क्या होता है, आपको बँटा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब वहीं अगर देखिएगा आपको इसका वाला क्या बोलता है, सेल्सियस वाला देखिएगा, तो ये भी क्या होता है कि आपको 0 से क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोले, 0 से क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग होता है। मतलब ये भी क्या होता है, 100 बराबर भाग में बँटा होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट को लीजिएगा तो यह क्या होता है, यहाँ क्या होता है, 32 से शुरू होता है और कहाँ जाता है, 212 तक जाता है। तो यह क्या होता है, 180 बराबर भागों में बँटा होता है। मतलब कि फ़ारेनहाइट का रीडिंग कितना होता है, 180 बराबर भागों में आपको बँटा होता है। अगर इसकी बात कीजिएगा, र्यूमर की बात करते हैं, तो यह 0 शुरू होता है और 80 तक जाता है, तो यह 80 बराबर भाग में क्या होता है, बाँटा होता है। इससे क्वेश्चन न के बराबर आता है, तो इसको क्या करना होता है, आपको पढ़ना होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक फ़ॉर्मूला निकालना होता है। देखिए क्या, केल्विन है, केल्विन है, तो K माइनस क्या हो गया, K माइनस 0 नीचे वाला लिया जाता है। अब बटे क्या हो गया आपको, 100। क्या हो गया आपको, 100 हो गया। फिर उस तरह से क्या होता है कि सेल्सियस है, तो C माइनस नीचे वाला कितना, 0। अब बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। क्या हो गया, 100 हो गया। अब वो एफ क्या हो गया, एफ माइनस कितना, 32। एफ माइनस कितना हो गया, 32 नीचे वाला। अब बटे कितना हो गया, कितना बराबर भाग में बटा हुआ है, तो कितना ये बराबर भाग में, 180 बराबर भाग में बटा हुआ है। तो ई वाला क्या है, आपको हमेशा याद करना होता है कि हाँ। अच्छा, एक गड़वा गया जानते हैं, इसमें गड़वा गया क्या, यहाँ पर समझिए, इसमें गड़वा क्या गया। देखिए यह जो होता है ना, क्या होता है कि यहाँ क्या होता है, 273 से बटा होता है। 273 से क्या होता है, 273 से यहाँ क्या होता है आपको, 373 तक क्या होता है, बटा होता है ना। क्या बोले कि 273 से क्या होता है, 373 तक क्या होता है, 100 बराबर भाग में क्या होता है, आपको बटा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि k माइनस क्या करते हैं, 273। k माइनस क्या करते हैं, 273 करते हैं। तो ये आपको हमेशा याद करना, k माइनस 273 बटे 100 बराबर C माइनस 0 अब बटे 100 हो गया। f माइनस 32 बटे कितना हो गया, 180 हो गया। ये आपको हमेशा क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है ना। अब आइए, इसी को आप देखिएगा तो क्या होता है, इसी को हम लिख सकते हैं k माइनस 273 अब बटे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 100 अब बराबर C अब बटे 100 कर सकते हैं। माने 0 तो मतलब CN हो जाएगा। अब 100 से 100 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k माइनस 273 अब बराबर क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा आपको, C हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि C बराबर अगर आपको निकालना होगा, C बराबर K बराबर निकालना होगा, तो C अब प्लस कितना, 273। C कितना होता है, C प्लस 273। तो आप जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिएगा, एक पूछता है क्या कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है, तो मानव शरीर का समान तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में इसको बदलना होगा तो कितना करेंगे, देखिए 37 आप प्लस 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 310 हो जाएगा। तो केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन, 310 केल्विन होता है।
अगर वही फॉरेन हाइट में पूछेगा तो कितना होता है 98.6, कई जगह 4 भी देगा तो 98.4 या 6 जो ऑप्शन रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको क्या करना है, याद करना है। अगला क्या है कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, वो क्या होता है, डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, वो क्या होता है, आपको डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, उसका रीडिंग पूछे किसमें होता है, तो किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में ही होता है। नहीं बोलते कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो गया, इसी वजह अच्छा डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, जो थर्मामीटर होता है उसमें कौन-सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, पारा का प्रयोग किया, किसका, पारा का प्रयोग किया था। पारा को मरकरी क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक ना। और पारा मरकरी का जो प्रयोग किया जाता है, तो पूछता है कि पारा मरकरी का डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। प्लस ये उष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे टेम्परेचर आपको आएगा तो क्या होता है, जो कांच का जो थर्मामीटर होता है उसमें आसानी से आगे बढ़ जाता है और चमकता है, इस कारण से इसको रीडिंग को आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हीट को एब्जॉर्ब न के बराबर करता है, जैसे हीट मिलेगा आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पारा का इसमें प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमेशा याद करना है। और क्या होता है कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों रीडिंग क्या होता है, आपको समान होता है। निकाल के देखिए तो क्या आता है, आपको समान आता है। तो इतना क्या है, आपको हमेशा याद करके क्या रखना। एक और होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्या होता है, ज़ीरो टेम्परेचर। देखिए, किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर की बात करते हैं, किसी वस्तु के टेम्परेचर की बात करते हैं, तो 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। 0 केल्विन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ लिखते हैं क्या, कि 0 बराबर C प्लस 273। तो अगर C में निकालेंगे तो ई प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -273 हो जाएगा। तो मतलब किसी भी वस्तु का अधिकतम टेम्परेचर का कोई सीमा नहीं होता, कितना भी गर्म हो सकता है। लेकिन मिनिमम गर्म होने की एक सीमा है। मिनिमम कितना गर्म हो सकता है, तो माइनस तो मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, -273। ऐसी टेम्परेचर को बोलते हैं आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। या परम शून्य ताप का मान कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, 0 केल्विन होता है। और सेल्सियस में कितना होता है, -273 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। -273 डिग्री फ़ारेनहाइट, कई जगह 0.16 भी रहेगा, तो जो रहेगा जो बना लीजिएगा। इतना क्या है, कम से कम इस टॉपिक से आपको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। तो बोलिए, यहाँ तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया था कि वह तापक्रम जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग एक समान होता है, कितना हो जाएगा, -40, कितना, -40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला जो बताएँ, ये आपको यहाँ पर जो बताए थे कि यहाँ शुरुआत कितना से कीजिएगा, 273 से 373 तक रहता है, तो 100 बराबर भाग में क्या होता है, बटा। देखिए, अब नीचे वाला क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब क्या है, आप फ्रीजिंग पॉइंट क्या, जमाव बिंदु बोल सकते हैं। और ऊपर वाला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, या क्या होता है, क्वथनांक, क्या होता है, आपको क्वथनांक होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो घड़ी क्या हो जाएगी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे में क्या है, किसी वस्तु के आवर्त काल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आवर्त काल का फॉर्मूला होता है क्या, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल बाई जी, यहाँ से कई सारा प्रश्न पूछेगा, उसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आवर्त काल मतलब क्या होता है ना, कि एक वस्तु मान लीजिए समझिए इस तरह से ऐसे मूव, इसी से घूम रहा है, इसी से घूम रहा है, इसी से घूम रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पास आया, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है, उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया। तो मतलब कि पाई का मान तो फिक्स होता है, तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो आवर्तकाल डिपेंड करता है लंबाई पर और किस पर, आपको जी पर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब देखिए, अगर इसी को ऐसे करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए लिखेंगे। अगर इसी को ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√अंडर जी लिखेंगे। अब देखिए, सामने सामने रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। मतलब क्या हो गया, कि एक समझिए कि झूला झूल रहे, क्या आपको झूला झूल रहा है, तो झूला झूल रहा है, समझिए क्या, समझने के लिए कि पहले क्या है, कैसे करके लंबाई इतना था, अभी लंबाई क्या हो गया, कि झूला का लंबाई क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, झूला का लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो लंबाई बढ़ गया, तो लंबाई बढ़ने का मतलब क्या है, कि आवर्तकाल बढ़ गया। लंबाई बढ़ा तो आवर्तकाल बढ़ा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या होता है, कि यहाँ से यहाँ जो झुलुआ झूल रहा था, इसमें अब ज्यादा समय लगेगा। ज़्यादा से पहले समझिए कि 5 मिनट लग रहा था, अब 10 मिनट लगेगा। तो पहले की अपेक्षा क्या हो गया, वो स्लो हो गया या सुस्त हो गया। तो मतलब ये हो गया, पूछेगा
कि कोई लड़की क्या है झूला झूल रही है, तो झूला झूल रही है तो पैर पहले मान लीजिए कैसे निकाले हुए थे, पैर क्या पहले निकाले हुए, तो पैर निकाले हुए तो समझिए कि झूला झूल रही है तो पैर निकाले हुए हैं, तो समझिए कि यहाँ तक बैठी हुई थी, पैर यहाँ तक निकाले हुई थी। तो यहाँ लंबाई यहाँ से मेजर कर लेंगे पैर से, वहां तक जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हो कि उस पर खड़ा हो गई, तो खड़ा होने का मतलब क्या है कि मतलब ये अब इस पर खड़ा हो गई, खड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ तक आ गई। तब लंबाई पहले के अपेक्षा क्या कम ना गया, पहले यहाँ से यहाँ तक लंबाई मेजर कर रहे थे, अब यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, तो लंबाई कम गया, तो आवर्तकाल कम गया। आवर्तकाल कम गया मतलब आने जाने में समय क्या हो गया, कम गया। इसका मतलब क्या है, तेज चलने लगा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि लंबाई अगर क्या होता है, घटता है, लंबाई क्या होता है, घटता है, तो आवर्तकाल घटेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, झुलुआ क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। यही क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए किया कि लड़के झूला झूल रही है, झूला झूलते समय क्या किए, अचानक झूला पर खड़ा हो गई, तो खड़ा होने का मतलब क्या है कि आभासी जो लंबाई क्या हो गया, घट गया, घटने का मतलब आवर्तकाल घट गया, आवर्तकाल घटने का मतलब क्या है कि पहले के अपेक्षा क्या होगा, वो तेज चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एक चीज ये हो गया, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि लोलक घड़ी होता है, उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी में क्या होता है, धातु फैलता है, तो समझिए कि पहले इतना लंबाई था, धातु फैला, तो लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो गर्मी के दिन में क्या हो गया, धातु की लंबाई बढ़ गया, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो लंबाई बढ़ने का मतलब आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि आने जाने में समय क्या आपको ज्यादा लग रहा है। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब ये होता है कि क्या हो गया, पहले के अपेक्षा स्लो हो गया। इसी क्वेश्चन पूछेगा कि सर्दी में लोलक घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्दी में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर्दी में यह प्रभाव पड़ेगा कि सर्दी में समझिए क्या है कि लंबाई इतना था, अब सर्दी में क्या लंबाई क्या हो जाए और घट जाएगा, सिकुड़ता है सर्दी में, तो लंबाई क्या हो गया, घट गया। लंबाई घटने का मतलब क्या, आवर्तकाल घट गया। आवर्तकाल घटने का मतलब क्या है कि पहले के अपेक्षा झुलुआ क्या हो गया, आपको तेज हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, द्रव्यमान और प्रभाव, द्रव्यमान से प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी द्रव्यमान आपको नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में दो और लड़की बैठ गई, तो झूला के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव में मतलब उसका आवर्तकाल पर कोई बदलाव आपको नहीं होगा। आइए, लेकिन अब आइए जी देखिए, ये क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यह क्या है आपको जी, ये उल्टा संबंध है, देख रहे हैं कि नीचे है ऊपर है, तो यह उल्टा संबंध है। मतलब ये हो गया कि अगर जी का मान क्या होगा, घटेगा, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान घटा तो आवर्तकाल बढ़ा, और जी का मान बढ़ा तो आवर्तकाल घटा, और जी के मान क्या हो गया, घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और जी के मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। गलती तो नहीं बोल दिए, फिर क्या बोले कि जी का मान क्या होगा, घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, और जी का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, आपको घटेगा। उल्टा कर दीजिएगा खाली, तो समझिएगा। ये पृथ्वी का सतह हो गया, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या पृथ्वी की सतह से कहाँ जाइए, नीचे जाइए। दोनों ही केस में क्या होता है, जी का मान क्या होता है, घटता है। तो जी का मान घटने का मतलब हो गया कि जी क्या हो गया, घटा, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब ये हो गया कि अब ज्यादा समय लगेगा, तो पहले के अपेक्षा क्या हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब बिल्कुल अंतरिक्ष में चले जाइए या कोई उपग्रह पर एकदम चले जाइए, है ना, या बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पर चले जाइए, ऊपर गए या नीचे गए, दोनों जगह क्या होता है, जी का मान घटता घटता शून्य हो जाता है। तो मान लें कि यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया, जी का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। जी का मान शून्य हो गया, तावत काल अनंत हो जाएगा, माने बहुत ही अनंत हो गया, मतलब एकदम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पता नहीं आपको चलेगा। मतलब क्या है कि वहां आपको लोला घड़ी काम आपको नहीं करेगा, इसीलिए उपग्रह वगैरह में क्या होता है, लोला घड़ी काम आपको नहीं करता है। तब आइए क्वेश्चन को देखिए बाबू, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो देखिए पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड होता है जी का मान, और ऊपर जाते हैं चंद्रमा पर तो इसका 1/6 होता है। मतलब कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है बाबू, जी का मान क्या, एक मिनट, जी का मान क्या होता है, आपको घटता है। कितना जी का मान घटता है, 1/6 होता है। तो बोलता है तो घड़ी क्या होगा, तो ऊपर गए हैं तो जी का मान क्या हो गया है, घट गया, जी का मान घट गया, तो आवर्तकाल क्या हो गया, बढ़ गया। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि समय क्या होगा, ज्यादा लेगा। तो समय ज्यादा कब लेगा, जब पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुस्त क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्त प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है। देखिए प्रकाश में कई सारा घटना होता है,
एक होता है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक होता है अपवर्तन, जो यही क्वेश्चन पूछा गया, अपवर्तन से ही आपको पूछा गया, अपवर्तन से पूछा गया है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का व्यतिकरण होता है ना। फिर होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, मतलब कई सारा प्रकाश में घटना होता है, उस सारे घटनाओं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या घटना होता है, देखिए बता देते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, यहाँ इसके प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो माध्यम चाहिए, दो माध्यम चाहिए। एक माध्यम ही हो गया, एक माध्यम ही हो गया, दो माध्यम हो गया। तो प्रकाश क्या होता है, जो आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक ना। अब क्या है कि इसको एक्चुअली में क्या है कि ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। वो चाहे तो इसको, अच्छा इसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक ना, जो सीधे लाइन ड्रा करते हैं। इसको या तो इधर चलाएगा या तो उधर वो चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है। जैसे एग्जांपल के लिए पानी से, पानी में दौड़ रहे हैं आप, पानी से दौड़ते दौड़ते आप आज जमीन पे आ गए, पहले के अपेक्षा आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप बाहरी फील्ड पर दौड़ रहे थे, आप दौड़ते दौड़ते तालाब में घुस गए, तो पहले के अपेक्षा स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दो माध्यम का डिपेंड करता है। तो समझिए कि हम जमीन और पानी की बात किए, तो जमीन क्या है, आपको रेयर मीडियम, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। और जो ज्यादा घनत्व ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम में डेंसर मीडियम कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो समझिए कि पानी को हम डेंसर मान लिए। अब पानी से अब हवा में जमीन पाए, तो पानी सघन हो गया, डेंसर हो गया, और हवा क्या हो गया या जमीन क्या हो गया, आपको रेयर हो गया, मतलब विरल माध्यम हो गया। तो पानी से जब हवा में जाइएगा या जमीन पर जाइएगा, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वही क्या है कि जब आप पानी, जब हवा जमीन से दौड़ते हुए पानी में घुसिएगा, तो आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुस रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, आपको घट जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर है कि इंसिडेंट रे और जो लाइट है ना मुड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, आपको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो पहला नियम यही बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और एक और बोलता है कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है ना। अब साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आता है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यह क्या है, आपको स्नेल का नियम, क्या है, स्नेल का नियम, है ना। आपतन कोण का जया और क्या बोलता है, अपवर्तित कोण का जया का अनुपात क्या कांस्टेंट टर्म होता है ना। आइए तो समझिए क्या इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है कि अभिलंब और इसके बीच जो कोण बनेगा नॉर्मल के बीच ना, अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच कोण बनता है उसको बोलते हैं क्या, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि आपतन कोण हो गया। ये क्या हो गया, आपको अपवर्तन कोण, क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। अब समझना क्या, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए बता देते हैं, समझिए। अगर क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, तो याद कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति जो होता है, यह आपको चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति चेंज आपको नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, आपका वेग क्या होगा, आपको चेंज करेगा, वेग वेलोसिटी चेंज करेगा। आपका चेंज क्या करेगा, तरंग दैर्घ्य क्या करेगा, आपको तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ क्या होगा, चेंज करेगा। लेकिन आवृत्ति आपको चेंज नहीं करता है, ये एकदम रट लीजिए, ठीक ना। तो आप समझिए क्या, एक और चीज क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या है कि ये रेयरर मीडियम है, रेयरर ये डेंसर, रेयरर मतलब क्या है, विरल, विरल माध्यम। ये क्या आपको सघन मतलब घना माध्यम है। तो अब क्या है कि अगर कि विरल माध्यम से मतलब समझिए ना कि हवा से पानी में आ रहे हैं, तो जब रेयरर से विरल माध्यम में आइएगा ना, तो क्या होता है कि अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है, आपको अपवर्तित किरण क्या होता है, मुड़ जाता है। वही आपको, ठीक ना। लेकिन यही क्या है कि अगर क्या है कि समझिएगा कि अगर इधर हम डेंसर कर देते हैं, इधर रेयरर कर देते हैं, तो अभिलंब की तरफ मुड़ करके ना क्या होगा, और क्या अभिलंब से क्या होगा, आपको दूर जाएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देख लीजिए कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में, वायु की बात करते हैं ना, तो वायु क्या हो गया, आपको समझिए क्या, एक हो गया क्या, आपको रेयरर मीडियम मतलब क्या हो गया, आपको विरल माध्यम हो गया। जब कांच क्या हो गया, सघन माध्यम, कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम सघन माध्यम में आएंगे, तो आवृत्ति चेंज नहीं करेगा, लेकिन चेंज क्या करेगा, तरंग दैर्घ्य और वेग चेंज करेगा, है ना। ये सब क्या हो जाएगा, आपको कम जाएगा। तो ये हो जाएगा, कौन प्रभावित होगा, तो आवृत्ति प्रभावित नहीं होता है, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति नहीं, कौन आपको तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होगा, प्रभावित होगा, है ना। व्हेन लाइट वेव्स पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, व्हिच प्रॉपर्टीज
आर इफेक्टेड तक क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, एक बाबू क्या होता है, फोटोग्राफी कैमरा होता है, उसके अंदर भी एक लेंस होता है ना? एक हमारे आँख होता है, इसके अंदर भी होता है, एक लेंस होता है, ठीक है ना? और वही लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब आपको बनता है। तो यहाँ थोड़ा आँख के बारे में देख लीजिए, वो क्या होता है। ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन पूरा क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा शुरू जो आगे वाला भाग है, ये वाला है। अब पीछे वाला आँख के जो अंदर वाला भाग है, ये इधर है, तो समझिए। ये जो शुरू वाला जो भाग होता है, इसमें कुछ-कुछ पॉइंट याद करना है। ये जो उभरा हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, कॉर्निया। और जब नेत्रदान किया जाता है, तो आँख का यही कॉर्निया भाग ही, आँख का यही क्या बोले, कॉर्निया भाग ही क्या किया जाता है, आपको दान दिया जाता है, ठीक ना? और ये क्या है, आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपको, आइरिस है। क्या है आपको, आइरिस है। ये क्या है, आइरिस है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आँख का जो रंग होता है ना, सुंदर गुलाबी आँख है, किसी का हरा आँख होता है। तो जो अलग-अलग आँख का जो कलर होता है, यह किसके रंग के कारण होता है? तो यह क्या होता है, आइरिस क्या होता है, आइरिस के कारण होता है। और एक यहाँ पर ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपको, लेंस हो गया। ये लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ये क्या होता है आपको, कन्वेक्स लेंस। क्या होता है आपको, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ से परखा जाता है। और प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ, ये क्या आपको रेटिना है, क्या आपको रेटिना है। तो रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो पूछे आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। अच्छा, रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है, यह क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक मतलब रियल, और क्या बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। लेकिन यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाता है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क क्या करता है, उसको फिर से क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है। लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब आपको बनता है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा उसका प्रकृति होता है। ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई द इमेज फॉर्म इज, कैसा होता है, द रियल और इन्वर्टेड होता है। वास्तविक और क्या होता है आपको, उल्टा होता है, ठीक है। अब कुछ क्या है, आंख के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो गवा जाएगा। देखिए क्या, यहाँ पर क्या है कि आँख का पूछेगा। अभी दरोगा एग्जाम में पूछ दिया था, इसका आपको डायमीटर कितना होता है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना होता है। तो समझिए क्या, आप जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और वो अनंत दूरी पूछेगा, पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी तो कितना होता है, अनंत होता है। तब करना क्या है, ये जो 25 सेंटीमीटर होता है ना, इसी में क्या करना है, बीच में पॉइंट डाल देना है, वही क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। मतलब क्या बोले कि जो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, तो आँख का डायमीटर पूछेगा, तो उसी में क्या करना है, बीच में पॉइंट डाल देना है, तो 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। हालाँकि एग्जामिनेशन में कई बार क्या है कि 2.3 सेंटीमीटर देकर भी सही माना है, कई जगह 2.4 सेंटीमीटर देकर भी सही माना है। तो ऑप्शन जो रहेगा, जो बना लीजिएगा, याद करने का तरीका क्या है कि 2.5 मान लीजिएगा, और उसी को क्या करना है, और अगल-बगल जो रहेगा, वो क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना? और बाकी आँख में कई तरह की बीमारी होता है, ठीक ना? उसी में एक होता है आपका, बोल सकते हैं क्या, निकट। क्या होता है आपको, निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक ना? एक होता है आपका दूरदृष्टि। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है। इसको बोलते हैं हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, ठीक ना? एक होता है क्या, जारा, जारा दृष्टि, जारा दृष्टि दोष होता है ना? इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। एक होता अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता होता है, इसको एस्टिमेटिज्म बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष अगर हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो यहाँ पर होता क्या ना, कि ये जो लेंस होता है, ये लेंस क्या होता है, और क्या हो गया, आपको क्या हो गया, मोटा हो गया। मोटा क्या हो गया, मोटा ज्यादा हो गया। ये मोटा क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा मोटा हो गया। मोटा होने से इसका फोकल लेंथ क्या होता है, कम जाता है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के क्या होता है, रेटिना क्या बनता है, पहले ही बन जाता है। इसलिए क्या होता है कि निकट की वस्तु को हम देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में क्या, इस बीमारी को, निकट दृष्टि से मायोपिया को दूर करने के लिए, यहाँ पर जो हम लेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपको, अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस मतलब क्या हो गया, कनकेव है, कनकेव लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है।
और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि ये क्या हो गया पतला, ये क्या हो गया लेंस क्या हो गया पतला। पतला होने से क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना बनना चाहिए था, तो रेटिना के पीछे बनने लगता है। रेटिना क्या होता है, पीछे बनने लगता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो हम देख पाते हैं, लेकिन नजदीक वाला वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो ये बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि आपको उत्तल लेंस, और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स। भुलाइएगा तो याद करने का तरीका इसे क्या है कि निकट और दूर है, तो 3 वाला में 3 लीटर का है, तो 3 वाला में 4, अवतल 4 लीटर का। और दूर में क्या है कि दूर 2 लीटर का है, तो इसमें क्या करना है, उत्तल 3 लीटर वाला मतलब 2 में 3 याद करना है और 3 में 4 याद करना। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना तो आपको बूढ़ा होने के बाद आंख का जो सामंजस्य क्षमता होता है घट जाता है, ना तो आपको निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना तो आपको दूर की वस्तु दिखाई देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि बाइफोकल लेंस, यहाँ पर क्या होता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आंख में दोनों चश्मा में लगाएंगे, आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगाते हैं, ठीक ना। और अबिंदुकता में क्या होता है कि क्षैतिज और वर्टिकल वस्तु को सही तरीका से नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है सिलिंड्रिकल और बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इससे इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलिए। तो बोले ये क्वेश्चन तो हमारे यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक क्वेश्चन बाबू हो गया था ना। अब आइए 5 नंबर, आइए। एक्सरे एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि बोलता है एक्स रे आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज, देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए क्या जाता है ना, क्या क्या जाता है कि एक्स रे को किसी क्रिस्टल पर, कोई क्रिस्टल समझिए, कोई क्या आपका क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल पे क्या होता है एक्स रे का क्या कहते हैं स्मर बाबू डाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि जब यहाँ पर क्या होगा कि डाला जाता है, तो यहाँ से लाइट क्या होता है आपको बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका डिफ्रैक्शन होता है। लाइट क्या होता है चारों दिशाओं में क्या होता है फैलता है, डिफ्रैक्शन होता है, लाइट क्या होता है फैलता है ना। और तब बोल सकते हैं इससे क्या होता है क्रिस्टल के संरचना का हम अध्ययन कर पाते हैं। और क्रिस्टल के संरचना का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि इसका जो वेवलेंथ है उतना ही वेवलेंथ उसी के आसपास क्या है इसका ही वेवलेंथ होना चाहिए। तो ऐसे वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम मापते हैं, और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मतलब इसका एक्सरे का वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ क्या होता है, दोनों क्या होता है लगभग क्या होता है आपको वहाँ पर समान होता है। तब क्या होता है कि हम अध्ययन के लिए इसका प्रयोग कर पाते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा एक्स किरणों क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है नहीं, पूर्णतः अवशोषित नहीं करता, अगर पूर्णतः अवशोषित कर लेगा तो डिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा। आइए, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होता है। मतलब बोल सकता है कि द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल। यही स्टेटमेंट क्या आपको होगा सही होगा, ठीक है ना। चलिए मतलब देखिए क्या बोले कि डिफ्रैक्शन के लिए क्या है कि वेवलेंथ क्या है आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेम होना चाहिए, इंटर जो बोल सकते हैं एटॉमिक स्पेस है सेम होना चाहिए, तब जाकर के होगा। आइए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज मच स्मॉलर देन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अगर बहुत छोटा रहेगा तो डिफ्रेक्शन होगा नहीं, तो हम कैसे मेजर उसको अध्ययन कर पाएंगे नहीं। क्रिस्टल आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, नहीं कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट आपको नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। तो फिजिक्स से क्या है इतना सारा प्रश्न आपको पूछा गया था, है ना। अब आइए, जैसा कि हमने बोला था कि बिहार ऐसे सीजीएल का जो हम आपको पीवाई क्यू देख रहे थे, उसमें क्या है केमिस्ट्री से देखिएगा कि 2011 का जो प्री एग्जाम हुआ था सीजीएल में, उसमें क्या है कि 5 प्रश्न आपको पूछा गया है। तब इसको क्या करते हैं देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या करता है काम करता है। इन नाभिकीय रिएक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले एक न्यूक्लियर क्या होता है रिएक्शन पहले समझाते हैं क्या होता है आपको न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया होता है। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इसी को न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियर संलयन, ये क्या होता है नाभिकीय संलयन, इसको बोलते हैं फ्यूजन, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि खंडन दो तरह का होता है। एक होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित अनियंत्रित विखंडन होता है, अनकंट्रोल होता है। एक होता है नियंत्रित, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड, क्या बोलते हैं कंट्रोल्ड कहते हैं। तो सुनिएगा यहाँ पर क्या होता है ना कि समझिए पहले क्या होता है कि एक परमाणु का नाभिक क्या होता है
न्यूट्रॉन से प्रहार करा जाता है और उसको तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, फिर से न्यूट्रॉन निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर यूरेनियम पर क्या करते हैं, यूरेनियम को क्या करते हैं, बम्बार्ड कराते हैं न्यूट्रॉन से, तो यह क्या होता है, बेरियम और क्या बोलते हैं, क्रिप्टन में क्या होता है, आपको टूट जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि और क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रॉन निकलता है, जो फिर से क्या करेगा, तोड़ते जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो निकलता है, इसको क्या करना है कि कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब देखिए यहाँ पर समझिए, जो अब आपको परमाणु बम होता है, परमाणु बम होता है, या इसी को बोलते हैं एटम बम बोलते हैं। यह क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन कैसा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है कौन, परमाणु बम, है ना। जैसा कि पता है कि जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पर आपका परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर क्या है, पहले गिराया गया था, उसके बाद नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, ठीक ना। आइए, और हिरोशिमा में क्या है, यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। आप नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था, उसका नाम था फैटमैन नाम था, ठीक है। आगे, तो यहाँ बाबू क्या है कि जो यहाँ पर एटम नियंत्रित मतलब परमाणु बम के बाद, अच्छा, परमाणु बम बाबू के अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अब परमाणु बम का जनक बोलते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर क्या है, इसको परमाणु बम का जनक कहा जाता है ना। चलिए आइए, मैनहट्टन परियोजना के तहत प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को जब कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इस पर क्या है, आपको परमाणु रिएक्टर क्या बोलते हैं, आपको परमाणु रिएक्टर क्या करता है, काम करता है। परमाणु रिएक्टर इसी पर काम करता है। तो परमाणु रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन ऐसा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और नियंत्रित कर लेंगे तो इससे क्या है कि बिजली वगैरह पैदा किया जा सकता है। इसका परमाणु रिएक्टर का सर्वप्रथम खोज किया था एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने इसका खोज किया था, इसलिए एनरिको फर्मी को परमाणु युग का निर्माता कहा जाता है। अमेरिका के, है ना, शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने खोज किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। जबकि वही देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 हल्का-हल्का नाभिक जुड़ क्या होता है, बड़ा नाभिक बनता है, प्लस भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। और इसको न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए, नाभिकीय संलयन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की आपको आवश्यकता पड़ता है। और ब्रह्मांड में जो सूर्य और तारा का ऊर्जा का सोर्स है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही है। प्लस एक बनता है हाइड्रोजन बम, क्या बनता है आपको? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम का भी सोर्स कौन सी है आपको? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इसका खोज किया है एडवर्ड एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने इसका खोज किया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, आपको नाभिकीय रिएक्टर से। तो नाभिकीय रिएक्टर में पूछेगा ईंधन के रूप में, क्या पूछेगा? ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल पूछा है, फ्यूल के रूप में पूछा है किसका इस्तेमाल होता है। तो यूरेनियम बाबू क्या है, देखिए यूरेनियम क्या होता है, 235 होता है, एक होता है यूरेनियम बाबू क्या, आपका 238 समस्थानिक होता है, 238 समस्थानिक होता है। तो यह क्या होता है, आपको बोल सकते हैं कि विखंडन कम करता है, तो इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा प्राकृतिक में यही पाया जाता है, और 238 वाला। लेकिन प्रयोग किसका करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप, ठीक है ना। आइए, फिर क्या है आपका, आ, फिर क्या है पूछा, कूलेंट क्या बोलता है आपको, या बोल सकता है कंट्रोल, क्या बोलता है, कंट्रोलर, कंट्रोलर रड के रूप में, या नियंत्रक छड़, क्या बोलेंगे, नियंत्रक छड़ बोलेगा, कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो बोरॉन और कैडमियम, क्या बोले आपको, बोरॉन और कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले आपको, बोरॉन एवं कैडमियम, बोरॉन एवं कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बोलता है कूलेंट, क्या बोलता है आपको, मंदक, मंदक के रूप में पूछेगा, मंदक। अब क्या करना है, स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना है, मंदक बोलते हैं इसका ना। मंदक को ही बोलते हैं, क्या आपको मॉडरेटर बोलते हैं। तो मंदक के रूप में क्या है आपको, ऐसा तो जवाब क्या है, भारी जल, क्या बोले, एक होता है क्या आपको, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या, साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है ना। इसके अलावा क्या है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है कूल एंड शीतलक, तो शीतलक के रूप में भारी जल और साधारण जल का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या करना, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मॉडरेटर के रूप में क्या होता है आपको,
ओजोन नहीं, ओजोन बाबू काम नहीं करता, भारी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भारी जल क्या हो जाएगा, भारी जल। अब भारी जल को D2O बोलते हैं, D2O बोलते हैं। एक होता साधारण जल H2O, H2O बोलते हैं। तो साधारण जल को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब भारी जल का मतलब कि ये क्या होता है, मॉडरेटर के रूप में और कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका परमाणु भार पूछेगा, अनुभार पूछेगा, तो 2 हो गया ई प्लस 16, तो 16 2 कितना होता है, 18 होता है। और इसका पूछेगा तो कितना होता है, 2 इंटू 2, है ना। ये कैसे निकलता है वो, इसलिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है। तो प्रोटियम का 1 परमाणु भार होता है, ड्यूटेरियम में कितना होता है, 2 होता है। तो 2 दूनी 4 और 16 इसका 18, 16 इसका होता है ऑक्सीजन का। तो 2 दूनी 4 और प्लस 16, तो यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया। और नहीं निकालने आता है तो बस रट लीजिए, या वीडियो जहाँ लेक्चर बताया जाएगा वहाँ बताया जाएगा। फिलहाल ऐसे रट लेना है कि साधारण जल का अनुभार 18 होता है और भारी जल कितना होता है, आपको 20 होता है, यही याद करना। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात की, इसका होता है H2O2, इसका होता है फॉर्मूला होता है, बस ये याद करना है। ओजोन के बारे में क्या है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके क्या करता है, ये बेसिकली ओजोन लेयर क्या है, समताप मंडल में पाया जाता है और वो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर कर हमको क्या करता है, बचाता है स्किन और कैंसर जैसे बीमारी से। इसको आपको ध्यान रखना है ना। आइए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस में आपको क्या पाया जाता है। देखिए प्राकृतिक गैस में आपको क्या है, मीथेन, CH4, मीथेन क्या होता है, आपको ज्यादा पाया जाता है। मीथेन क्या होता है, आपको ज्यादा पाया जाता है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और प्लस कोई सड़ेगा गलेगा, धान है खेत हो गया, है ना, कहीं बाबू कचरा है या कहीं नहीं होता कीचड़ होता है, या खान हो गया, नहीं खनिज जो निकलते हैं, सब जगह से क्या निकलता है, आपको मीथेन गैस क्या होता है, आपको निकलता है। प्राकृतिक गैस पूछेगा, कोई गैस पूछेगा, सब में मैक्सिमम क्या होता है, मीथेन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मीथेन हो जाएगा ना। चलिए, ये सिगरेट लाइटर में पूछता है कुछ होता है, तो सिगरेट लाइटर में क्या होता है, आपको ब्यूटन क्या होता है, आपको ब्यूटन होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कोई जो तत्व पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में, तो कौन होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया आपको जाता है, ठीक ना। हाइड्रोजन क्या होता है, एक अधातु होता है और इसका 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन पाता है, वातावरण मतलब क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट में, है ना, समझिएगा। अगर ब्रह्मांड में पूछेगा पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तब ब्रह्मांड में जो है आपको पाया जाता है कुछ हाइड्रोजन, क्या आपको हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। उसके बाद होता है हीलियम, है ना। चलिए, लेकिन यही पूछेगा आपका अ, वातावरण में, वातावरण या इसी वातावरण को, ये वातावरण पूछेगा या इसी को क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या बोलता है, वायु में, तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद कर लीजिए बाबू, क्या है, N2 बाबू 78% होता है नाइट्रोजन, और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लगभग 21% होता है। और ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन का क्रिया गैस है, यह क्या होता है आपको 0.93%, रुकिएगा बाबू, क्या होता है, 0.93% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो यह क्या होता है, 0.03% होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। लेकिन ये पूछेगा पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का पूछेगा क्रस्ट में कौन ज्यादा पाया जाता है, तो एक ट्रिक होता है, आसी एलो, आसी एलो, पहले सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या हो गया, लोहा। तो पृथ्वी के क्रस्ट या भूपर्पट्टी में पूछेगा तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, सबसे अधिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो यही क्वेश्चन को पूछेगा, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन, ये गैस भी है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस भी कितना, कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लगभग 46% के आसपास। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु कौन होगा, सिलिकॉन। फिर पूछेगा पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी होता है, एल्यूमिनियम और लोहा दोनों रहेगा। तो पहले कौन है, एल्यूमिनियम क्या होता है, आपको ज्यादा होता है। तो यहाँ वातावरण, वातावरण मतलब क्या है समझिए, एटमॉस्फेयर की बात करता है। एटमॉस्फेयर में द मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है, आग पर काबू भी पाता है, प्लस यह एक अक्रिय गैस के जैसा ही व्यवहार करता है। इसीलिए क्या होता है कि जो पैकेट के जो चिप्स वगैरह होता है, चिप्स के जो पैकेट होता है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल कर क्या कहता है, नाइट्रोजन उसमें डाल दिया जाता है। पैकेट के चिप्स में होता है नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि ये भी याद रखना
कि जो सांड या मनुष्य का जो बीज होता है, मतलब कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म वो कौन-सा गैस में रखा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस में ही रखा जाता है ना? ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है ना? इसको प्राण वायु कहते हैं, जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपको जिम्मेवार गैस होता है। ठीक है, आगे चलिए। अधातु समानता विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि देखिए, एक होता है मेटल, एक होता है आपको नॉन मेटल होता है, मेटल। मेटल को धातु बोलते हैं और नॉन मेटल को धातु बोलते हैं। तो मेटल क्या होता है? इसमें एक विशेष चमक होता है, नॉन मेटल में कोई विशेष चमक नहीं होता। इसको पीटेंगे आघात वर्धनीय तन होता है, पीटिएगा तो क्या होता है? ये बढ़ता है चोट लगने के बाद। ये क्या होता है? आपको चूर-चूर हो जाता है, बढ़ता नहीं बल्कि चूर-चूर हो जाता है, भंगुर होता है। ये क्या होता है? आपको भंगुर होता है। इसके अलावा क्या है? इसको तार बनाया जा सकता है तीर करके, इसको तार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा क्या है कि यह क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इससे करंट आसानी से पास कर सकता है। और नॉन मेटल से करंट क्या होता है? पास आपको नहीं करता है। जैसे यहाँ पर धातु जितना हो गया, सोना, चांदी, है ना? ये सब क्या होता है? कंडक्टर होता है। लेकिन वही अगर देखिएगा नॉन मेटल की बात करते हैं, है ना? जैसे एग्जांपल के लिए लकड़ी क्या हो गया? नॉन मेटल में आ गया, लकड़ी हो गया। ये सब क्या होता है? आपको नॉन मेटल हो गया। यहाँ तक कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन, ये भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। लेकिन कार्बन कई रूप में पाया जाता है। कार्बन क्या होता है? आपको कई रूप में पाया जाता है। तो कार्बन क्या होता है? एक आपको ग्रेफाइट क्या होता है आपको? एक तो क्या होता है? हीरा, क्या होता है आपको? हीरा। एक क्या होता है आपको? हीरा। एक क्या होता है आपको? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। कार्बन क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है? और भी एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात नहीं देखिए, एक होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है बाबू? बाबू ये क्या है? आपका फ्लोरीन, क्लोरीन के नाम सुने होंगे। ये क्या है? अधातु तत्व है। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या? फ्लूरीन, फ्लूरीन बोल रहे हैं, फ्लूरीन बोल रहे हैं। ये भी क्या है? कार्बन कहीं क्या है? आपको अपरूप है, एलोट्रोप है। एक ही तत्व जब कई रूप में पाया जाता है तो उसको अपरूप कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर पूछता है हीरा और ग्रेफाइट पूछता है, ठीक है ना? तो हीरा क्या है कि दुनिया का सबसे, बोल सकते हैं क्या है? कठोर पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है ना? इसको क्या है कि शीशा वगैरह वो काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक विशेष चमक पाया जाता है, जो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है। इसका संरचना की बात करते हैं तो क्या होता है? आपका चतुष्फलकीय, इसमें क्या होता है? चतुष्फलकीय इसका क्या होता है? संरचना आपको पाया जाता है, ठीक है ना? जब ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये क्या होता है आपको? मुलायम। क्या होता है आपको? यह क्या होता है आपको? मुलायम होता है। यह क्या होता है? काला रंग के। प्लस क्या है कि इसको जब पेपर पर लिखेंगे तो काला निशान करता है, इसलिए काला शीशा भी कह देते हैं। प्लस क्या है कि इसको क्या है? पेंसिल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्लस कुछ देर पहले बताया कि इसको मंदक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो भारी-भारी मशीन होता है, वहाँ पर लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है, इससे करंट पास नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत क्या है? सुचालक है। तो यही पूछता है क्यों है सुचालक? तो देखिए क्या है, ग्रेफाइट समझिए कार्बन है, तो जब बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 और कार्बन परमाणु के साथ क्या किया? बॉन्ड बनाया। तो समझिए कार्बन के महत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपको? कार्बन के महत्तम कक्षा में बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 को तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन 1 को क्या हो गया यहाँ पर? फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? आपका ग्रेफाइट क्या होता है कि आपका विद्युत क्या होता है? आपको सुचालक होता है। विद्युत क्या होता है? आपको सुचालक होता है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन का सबसे अधिक कंपाउंड या यौगिक पाया जाता है दुनिया में, ऐसा क्यों? कार्बन ऐसा तत्व है कि कोई और इसके साथ रिएक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये खुद के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। इस कारण से क्या होता है? कैटेनेशन का प्रॉपर्टी इसके अंदर पाया जाता है, मतलब खुद से इंटरलिंक होने का प्रॉपर्टी। इस कारण से दुनिया में सबसे अधिक जो कंपाउंड या यौगिक पाया जाता है, कार्बन कहीं पाया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या धातु समानता विद्युत कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत कुचालक होता है? नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज यह कार्बन का बोलता है, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का अवरूप है। तो ये बाबू मेन कारण नहीं है, कार्बन का अवरूप ठीक है, लेकिन मेन कारण नहीं है। मेन कारण क्या है? इट कंटेन्स लूजली बाउंड बाबू क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होता है कि लूजली बाउंड क्या है? डिकोलाइज, इसी को बोलते हैं कि क्या है? शिथिलत बद्ध इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, मतलब बोल इसके पास भी क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा संरचना पाया जाता है। इसी कारण से क्या होता है? यह जो होता है आपका विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना? आइए और बता दिए हैं कि मेटल के बातम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नॉन मेटल के बातम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है।
और जो एक होता है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, उसके बाद आत्म कक्षा में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यह किसी से रिएक्शन आपको नहीं करता। अपवाद क्या है कि हीलियम के आत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी क्या है आपको इनर्ट गैस या अक्रिय गैस श्रेणी में आता है। लेकिन और जितना आपको होगा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, सबके आत्म कक्षा में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो किसी से रिएक्शन आपको नहीं करता। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। बोलता है इन द ग्रेडिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट जिप्सम इज एडेड टू द क्लिनकर पाउडर टू। देखिए समझिएगा, जो सीमेंट होता है ना, घर बनाने में क्या होता है सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। घर बनाने में क्या है, जब सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो अब क्या है, सीमेंट में मान लीजिए पानी उन्हें मिला दिया गया। अब पानी मिलाने के साथ तुरंत वो जम गया, एकदम कठोर हो गया। तब ईंटा 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 जुट पाएगा जल्दी नहीं। मतलब क्या है कि सीमेंट में जैसे पानी मिलाए और जम गया, तब तो गड़बड़ ना है। इसको इतना समय मिलना चाहिए कि भाई उसको बढ़िया से मसाला बना करके सीमेंट का दीवार पर ले जा करके उसको मिस्त्री लगाए, है ना। उसके बाद उसको क्या करे, आराम से ईंटा जोड़े, तब क्या हो जमे। तो यही बोल सकते हैं कि जमने के रेट को, मतलब तुरंत जम ना जाए, जमने के रेट को कम कर दिया जाए, मतलब धीरे धीरे क्या करे जमे। इसी के लिए इसमें सीमेंट में क्या करते हैं, आपको जिप्सम क्या करते हैं मिलाते हैं। और सीमेंट में जैसे ही जिप्सम मिला देते हैं तो इसका जो जमना, इसको बोल सकते हो जमने का रेट है, वो क्या होता है स्लो हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या होता है जमता होता है, जिस कारण से क्या है कि आपको बिल्डिंग वगैरह बनाने में क्या होता है आसानी होता है। तो बोलिएगा, सीमेंट का रंग तथा सुम्पियोति को सुधारना नहीं, कलर और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना इसका जिप्सम का काम नहीं है। एक समान मिश्रण बनाना ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, सेटिंग के दर को त्वरित करना, तेज करना नहीं, तेज नहीं करना बल्कि और क्या करना है स्लो करना, ये भी आंसर नहीं होगा। सेटिंग दर को मंदित करना मतलब क्या, रिटार्ड या स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग, मतलब जिसको जमता है वो जमने के दर को क्या करना कम कर देना, क्या है जिप्सम का क्या आपको उद्देश्य है ना। जिप्सम का आप जानते हो कि फार्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट ही क्या आपको समझिए कि जिप्सम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कैल्शियम सल्फेट समझना है कि अगर यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम सल्फेट है तो यहाँ वाटर होगा आपको 2 मोल, वाटर क्या होगा 2 मोल। ई जितना रहेगा उतना क्या रहेगा, ई रहेगा 2 मोल रहेगा। ये क्या है जिप्सम का। लेकिन अब इसी क्या है कि जिप्सम का क्या होता है, इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बड़ी पूछता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4। अब समझिएगा, अगर ये 1 मोल, अगर ये पूरा ये 1 मोल है, पूरा 1 मोल है, तो यहाँ वाटर कितना होगा हाफ मोल होगा। वाटर कितना होगा हाफ मोल होगा। लेकिन अगर यही रहेगा CaSO4, ये 2 मोल रहेगा, कितना रहेगा 2 मोल रहेगा, तो वाटर इसका आधा रहेगा, तो आधा कितना 1 मोल रहेगा। तो समझिएगा, ये बाबू जिप्सम में क्या होता है कि जितना ही रहेगा ना 1 मोल रहेगा तो इसको दुगना कर देना है वाटर। लेकिन वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करना है कि रहेगा जिप्सम ही, लेकिन अंतर क्या है कि जितना ही रहेगा उसका आधा कर देना है। अगर 1 मोल है तो ये आधा हो जाएगा वाटर, अगर यहाँ पर 2 मोल ही है तो वाटर क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। ये क्या हो गया जिप्सम हो गया, ठीक है। जिप्सम का नहीं होता हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्तारा करने के लिए जिप्सम का क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिप्सम से क्या होता है आपको बनता है। प्लस जिप्सम को और भी जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप जानते होंगे कि मिट्टी अम्लीय हो गया या मिट्टी क्षारीय हो गया, दोनों कंडीशन क्या खराब है। सुनिए, अगर मिट्टी के क्या बोले, अगर मिट्टी क्या हो गया आपका अम्लीय हो गया, क्या हो गया मिट्टी क्या हो गया अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया अम्लीय हो गया, तो यहाँ पर इसमें चूना डालकर क्या करते हैं अम्लीयता को दूर करते हैं। लेकिन मिट्टी क्या हो गया आपको क्षारीय, क्या हो गया आपको बेसिक हो गया, तो इसमें क्या करते हैं आपको जिप्सम क्या करते हैं, जिप्सम डाल के क्या करते हैं दूर करते हैं। मतलब कि मिट्टी अम्लीय हो गया तो उसमें चूना डालते हैं, और मिट्टी क्षारीय हो गया तो उसमें जिप्सम डालकर क्या करते हैं क्षारीयता का प्रॉपर्टी को क्या करते हैं दूर करते हैं। ये करना आपको याद करके रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पीडोलॉजी, क्या बोलते हैं पीडोलॉजी कहा जाता है। आगे चलिएगा, तो इतना था वो। अब आते हैं क्या, देखिए जो बिहार एसएससी का जो हम प्रश्न देख रहे हैं इसमें क्या है बायोलॉजी से देखिएगा। 2011 के जो सीजीएल बैच था, सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए 6 प्रश्न बायोलॉजी से और 2 प्रश्न क्या है बोटनी से आपको पूछा गया। तो बायोलॉजी में देखिए तो अब क्या प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो चैप्टर क्या है विटामिन है, मतलब क्या है कि विटामिन के बारे में बढ़िया से क्या करना है पढ़ लेना, मोटा मोटी हम यहाँ पर बताते हैं। विटामिन क्या होता है 2 प्रकार, देखिए विटामिन बेसिकली क्या है, कोई हमको एनर्जी नहीं देता है, लेकिन शरीर के अंदर जो बहुत सारा क्रिया होता है उसको करने के लिए क्या होता है जरूरी होता है ना। आइए, और विटामिन की बात करते हैं। मैक्सिमम विटामिन हमको बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो सकता है, लेकिन और मैक्सिमम विटामिन को बाहर से भोजन के रूप में लेना होता है। और विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाबू बेटे देखिए, एक होता है जल में घुलन, जल में क्या होता है घुलनशील, जल में घुलनशील, घुलनशील होता है। एक होता है जल में अघुलनशील, जल में अघुलन अघुलनशील,
अघुलनशील होता है। मतलब ये क्या हो गया, जल में क्या हो जाएगा, सोलूबल, क्या हो जाएगा, सोलूबल हो जाएगा, ये इनसोलूबल हो जाएगा। ये क्या होगा, वासा में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। आइए, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में क्या होता है, घुल जाता है। इसको WBC याद कर लीजिए। नहीं, WC ब्लड में होता है। तो बी, W से वाटर हो गया, और बी से क्या हो गया, जल में घुल जाने वाला। तो बी और सी क्या हो गया, जल में घुलनशील हो गया। अब देखिए, बी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बी बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है सी की अपेक्षा। इसमें B1 B2 बहुत तरह का होता है ना, B7 B12 बहुत तरह होता है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। उसने जब भोजन पकाते हैं तो वहाँ बी और सी क्या होता है, आपको क्या होता है, भोजन पकाने के दौरान क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जल्दी क्यों नष्ट होगा, तो सी जल्दी नष्ट होगा, और बी क्या होगा, थोड़ा देर से नष्ट होगा। मतलब बी सी दोनों नष्ट होगा, लेकिन जल्दी क्यों नष्ट होगा, आपको सी नष्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन पकाने के बाद कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो बी और सी। अगर एक चूज करना होगा तो सी चूज करेंगे, क्योंकि सी जल्दी नष्ट हो जाता है। लेकिन दोनों चूज करना होगा तो बी और सी दोनों चूज कर लेंगे। और एक होता है कौन सी, वासा में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो ये क्या होता है, वो ए डी ई, ए डी, और क्या होता है, ई, और क्या होता है, के होता है। इसको केड़ा ट्रिक है, केड़ा, केड़ा, KED है, केड़ा, केड़ा, क्या इसका एक ट्रिक है, आप समझिएगा। अ, विटामिन बी क्या होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक ना। ऐसे में एक क्या होता है, थायमिन होता है बी, विटामिन बी में ही। उसके कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, अस्कर्बी रोग होता है, अस्कर्बी हो जाता है, मसूड़ा वगैरह क्या होता है, फूल उल जाता है, खून वगैरह निकलने लगता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ऐसी कमी से क्या होता है, रतौंधी, आंख का बीमारी होता है, रात को दिखाई नहीं देता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस आपका हो जाता है, ठीक ना। और ज्यादा मात्रा में अगर विटामिन ए की कमी हो गया, तब क्या, जीरोपैथेलेमिया बीमारी हो जाएगा, जिसमें आंख से आंसू वगैरह नहीं होगा, है ना, बहुत समस्या हो जाता है। तो जीरोपैथेलेमिया बीमारी को दूर करने के लिए क्या है, विटामिन ए लेना पड़ता है। और जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस, उसमें क्या होता है, विटामिन, एक गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, जो आपको क्या बोलता है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और गोल्डन राइस क्या है कि आपको जीरोपैथेलीमिया बीमारी से आपको बचाता है। तो विटामिन ए कमी से क्या होता है, आपको बताइए, तो क्या बोल दिया आपका, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब क्या, रतौंधी हो गया, और प्लस क्या हो गया, जीरोपैथेलीमिया भी होता है। इसका सोर्स क्या है, गाजर हो गया, गाजर भी विटामिन ए का सोर्स है। इसके अलावा क्या बोले आपका, विटामिन ए का सोर्स आपका गोल्डन राइस हो गया, है ना। विटामिन डी की बात करते हैं, इसको कैल्सीफ्रॉल रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक नाम सबको याद कर लीजिएगा, पूछेगा, और क्या बीमारी होता है याद कर लीजिएगा। तो जानते हैं क्या, विटामिन डी की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन डी के क्या होता है, निर्माण आपको होता है, ठीक ना। विटामिन डी की कमी हो जाएगा तब क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, या हड्डी से संबंधित क्या होता है, कोई बीमारी आपको हो जाता है, ठीक ना। उसी में सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आपको जनन क्षमता वगैरह में कमी होता है। अब विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के की बात करते हैं। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का जल्दी क्या होता है, थक्का वगैरह जो होता है, रक्त का थक्का वगैरह आपको नहीं जमता है। समान तौर पर रक्त का थमा रक्त का जो थक्का है, कटने के बाद 2 से 4 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। तो विटामिन के क्या हो गया, कमी हो गया। तो यहाँ पूछता है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काउच क्या होता है, हेयर फॉल नहीं, हेयर फॉल नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। विटामिन बी की कमी से होता है, हेयर फॉल आपको हो सकता है ना। विटामिन एच की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी जो होता है, असली कारण क्या है, आपको यही बोल सकते हैं क्या है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक ना। और जीरोपैथेलीमिया ये पूछेगा तो वो बना लीजिएगा। अब आइए, यहाँ देखिए, ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, विटामिन से प्लस क्या है कि बीमारी और उसका कारण, मतलब रोग और उसका कारण, उससे भी क्या क्वेश्चन पूछा गया। इसको हम चाहे तो अब बीमारी में भी रख सकते हैं और विटामिन में भी रख सकते हैं। यहाँ पाइएगा तो इसको कहाँ रख सकते हैं, देखिए क्या है, कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है, बोलता है कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है। देखिए समझिए क्या है कि आपको यहाँ पर दो, एक बार क्या वर्ड, क्या आपको वर्ड फ्लू क्या हो गया, वर्ड फ्लू वायरस, मतलब दोनों क्या विषाणु ही है। और एक क्या हो गया आपको, स्वाइन फ्लू, क्या हो गया आपको, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू वायरस हो गया। अब देखिए, जो बर्ड फ्लू जो होता है ना, यह मुख्य रूप से क्या है, होता है आपका पक्षी वगैरह में, नहीं सुनते हैं कि मुर्गा में क्या हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। और उसके जो उसको जब खाइएगा तब आदमी भी हो जाता है। और जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू और सुअर, ये क्या होता है, सुअर वगैरह में होता है स्वाइन फ्लू, क्या होता है, सुअर वगैरह में होता है। और बर्ड फ्लू मुख्य रूप से क्या होता है, पक्षी में होता है। अच्छा, इसका कारण क्या होता है बाबू, एक वायरस है, उसका नाम क्या है, H5N1। इसका कारण क्या है, H1N1, H1N1, वर्ड फ्लू H5N1, और स्वाइन फ्लू
H1N1 भुलाएगा तो याद कीजिएगा। सुअर के लिए क्या, का साफ सुथरा, का गंदा, उसके लिए सब समान है। तो H में भी 1 लगाना है, N में भी 1 लगाना है। लेकिन पक्षी क्या है, ऊपर उड़ेगा, नीचे से ऊपर उड़ेगा, हाँ, तो नीचे वाला में 1 रखना है और ऊपर वाला में 5 रखना है। समझने के लिए यार है ना, कि देखिए N से नीचे, H से हो गया हाइट, ऊपर उड़ेगा, तो क्या हो गया, हाइप हो गया। देखिए एग्जाम में यहाँ गड़वाइएगा तो कुछ बाबू क्या है, कुछ मतलब कहानी या कुछ बोल सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपने से कुछ बनाइए, ताकि लंबा समय तक याद रखे। जैसे हम भुलाते तो हम ऐसे याद कर लेते हैं। सोच रहे सुअर क्या है, उसके लिए साफ सुथरा सब बरोबरे है। ये चेन है, तो H1 भी N1 भी दोनों सेम है। वर्ड फ्लू तो N1 तो सेम रहेगा, नीचे सेम रहेगा, लेकिन ये उड़ता है ऊपर, तो ऊपर उड़ेगा तो इसको हाइट को क्या करना है, बढ़ाना है, तो 5 कर दिए। बाकी जैसे दोस्त याद होता है वैसे याद कीजिए, है ना। आइए, एग्जाम में असली उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन बनना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्ड फ्लू, इसी को एवियन फ्लू कहा जाता है। H5N1, H5N1 था। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है ना। तो एस्बेस्टस के कारण क्या होता है, आपको लंग्स वगैरह क्या होता है, बीमारी होता है, वो समझिएगा। एस्बेस्टस कण वगैरह निकलता है, लंग्स वगैरह में क्या होता है, जाता है। तो समझिए क्या है कि आपको बोल सकते हैं कौन सा मुख्य बीमारी होता है, तो क्या होता है, एम्फेस, क्या होता है, एम्फेसेमा, एम्फेसेमा होता है। लकवा और पक्षपात की बीमारी की बात करते हैं ना, ये क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र क्या होता है, आपको खराब, नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपको खराब हो जाता है, ठीक है ना। आइए, और डायरिया वगैरह की बात करते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित क्या बीमारी है। और आपको पेचिस की बात करते हैं ना, तो एक ये है विषाणु से क्या होता है, आपको पेचिस होता है बाबू। आइए, अच्छा जीवाणु की खोज की बात करते हैं, तो जीवाणु जो जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, लिवेन हॉक ने खोज किया था। जबकि विषाणु की खोज की बात करते हैं, इसको इवान विस्की ने आपको खोज किया था। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन की बात करता है। देखिए हमारा शरीर जो है, शरीर है, तो हमारा शरीर के में कई सारा ग्रंथि पाया जाता है। जैसे यहाँ मुंह में क्या है, लारीय ग्रंथि है ना। यहाँ में गला में क्या है, थायराइड ग्रंथि है। चेस्ट में थाइमस ग्रंथि हो गया, चेस्ट में क्या हो गया, आपको थाइमस ग्लैंड हो गया, है ना। और यहाँ पाइएगा, यहाँ जो किडनी के ऊपर है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। हाँ, उस तरह से यकृत भी क्या है, ग्रंथि है। यकृत भी क्या आपको ग्रंथि है, ठीक है ना। और एक क्या है, अग्नाशय ग्रंथि, क्या आपको अग्ना, अब पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा ना, तो क्या लीवर या यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या ग्रंथि या ग्लैंड है। उसी में क्या एक होता है अग्नाशय, क्या होता है आपको अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। यह मनुष्य का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, यकृत के बाद दूसरा सबसे बड़ा। यकृत हो गया पहला, दूसरा हो गया। यह क्या है, आपको मिक्स ग्लैंड, क्या आपको मिक्स ग्लैंड है। देखिए कुछ ऐसा ग्रंथि होता है जिसको बाह्यस्रावी बोलते हैं, और कुछ को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, है ना। जो जूस निकलता है, रस निकलता है, उसे बाह्यस्रावी बोलते हैं। और जो हार्मोन निकलता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। यह जूस यह रस भी निकलता है और अब क्या, हार्मोन भी निकलता है, ठीक ना। समझ में आ गया। अग्नाशय से क्या है, पूर्ण पाचक रस निकलता है, अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है। प्लस अग्नाशय में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बीटा कोश का होता है, अल्फा कोश का होता है ना, और भी होता है, गामा कोश का होता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण है। बीटा कोश का से क्या होता है, इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है। और इसका बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, और अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकोन, क्या निकलता है, ग्लूकोन, ग्लूकोन क्या होता है, आपको निकलता है। अब देखिए इंसुलिन क्या करता है, देखिए हमारा शरीर में क्या होता है, जो भी हम भोजन वगैरह खाते हैं, वो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है, टूटता है, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। और जो ग्लूकोज होता है, क्या बोले, जो आपको ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज क्या होता है शरीर में, फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, आपको जमा होता है। तो पूछेगा मनुष्य में भोजन जो होता है किस फॉर्म में जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, जमा हो जाता है। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, समझिए की तरह शुगर है, नहीं बोलते कि डायबिटीज हो गया, तो समझिए होता क्या है, इंसुलिन निकलता था, क्या करता क्या है, कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन क्या है कि अब कम निकल रहा है, कि आपको यह कम निकल रहा है, तो कम निकलने का मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज से कम मात्रा में क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, यह स्टोरेज मतलब ये ग्लूकोज क्या है, ब्लड में ज्यादा है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आपका शरीर में ब्लड की मात्रा, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब ब्लड की मात्रा ज्यादा, फिर से बताते हैं क्या बोले, इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब क्या है कि अगर इंसुलिन अगर कम मात्रा में कर रहा है, तो कम ग्लूकोज कम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो आपका जो मैक्सिमम ग्लूकोज कहाँ है, आपका बोल सकते हैं कि ब्लड में ही क्या होगा, मूव मूव करते रहेगा। अब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो गया तो आपको डायबिटीज हो गया, इसी को बोलते हैं मधुमेह, क्या बोलते हैं, मधुमेह या डायबिटीज बीमारी कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, इंसुलिन के कम स्रवन से ही आपको होता है, ठीक है ना।
इसी को डायबिटीज बोलते हैं। सबसे ज्यादा डायबिटीज का बीमारी जो होता है भारत में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा डायबिटीज का रोगी क्या आपको भारत में ही पाए जाते हैं। अब यही इंसुलिन ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो गया, तब क्या समस्या है कि सारा का सारा ग्लूकोज क्या हुआ, इंसुलिन ज्यादा निकलेगा तो ग्लूकोज पूरा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर बक्सा पेटी में रखा गया होने ल एक रीत में वो कहाँ कहाँ जमा हो गया। अब ब्लड में क्या है कि ग्लूकोज चाहिए नहीं है। यही ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है तब एनर्जी निकलता है। नहीं सुनते हैं कि ग्लूकोज को क्या करता है ऑक्सीजन, अरे C6H12O6 यही ग्लूकोज है। ऑक्सीजन आएगा और इसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या होगा, आपको एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी निकलेगा, और उसके बाद क्या होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है आपको निकलता है। ये आप जानते होंगे ये सब चीज, है ना। इसलिए इसको ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जरूरी है। अब ग्लूकोज ब्लड में है या नहीं है, ऑक्सीजन में चला गया, किसको तोड़ेगा। अब ग्लूकोज टूटबे नहीं करेगा तो एनर्जी निकलबे नहीं करेगा। एनर्जी निकलबे नहीं करेगा तो सेल को एनर्जी मिलबे नहीं करेगा, तो सेल मरेगा तो हम मर जाएंगे, है ना। तो मतलब कि ये एक बाबू निश्चित अनुपात में निकलना चाहिए। अब अगला क्या है, ग्लूकोन क्या करता है कि जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, ये फिर क्या करता है कि ग्लूकोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करते रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से, बोलिएगा। क्या पित्ताशय से, पिट्यूटरी ग्रंथि से बाबू निकलता है, पित्ताशय से नहीं, यहाँ से नहीं निकलता है। पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि ये होता है मस्तिष्क में, क्या होता है मस्तिष्क में। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क या मैक्सिमम ग्रंथि को या पूरे शरीर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो मस्तिष्क में पाया जाता है। आंत में बाबू नहीं, आंत में नहीं। ये क्या हो जाए, पेंक्रियाज या अग्नाशय से क्या होता है आपको इंसुलिन निकलता है, कहाँ से, बीटा कोशिका से आपको निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंत की बात, आंत दो होता है, बड़ी आंत छोटी आंत। तो भोजन का पाचन अब कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है आपको पाचन होता है, ठीक ना। अब पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है, तगनाशय से ही पूर्ण पाचक रस निकलता है। तो रस भी निकल गया, और प्लस हार्मोन भी देखे कि नहीं, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोन हार्मोन निकल रहा है। तो इसीलिए क्या है, पेंक्रियाज को अब क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। आइए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां, मनुष्य के शरीर में क्या है आपको हड्डी पाया जाता है। ऐसा क्या है कि 206 से 208 हड्डी के बीच आपको याद करना है कि पाया जाता है। हालाँकि देखिए बच्चा में ज़्यादा हड्डी पाया जाता है। जैसे सर वयस्क होता है तो हड्डी की संख्या क्या होता है, कम तो जाता है। उसी में क्या है कि देखिए ये स्टेपीज नाम की जो हड्डी है कान में पाया जाता है, ये सबसे छोटा हड्डी होता है। जबकि आपको फीमर नामक हड्डी जाँघ में पाया जाता है, वो क्या आपको सबसे बड़ा हड्डी होता है, ठीक है। अब समझना क्या है, एक टिबिया नामक हड्डी जो होता है, वो टाँग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ आपको टाँग में पाया जाता है। तो यहाँ पूछता है कौन-सा शरीर जो पैर की हड्डी में पाया जाता है। तो ह्यूमरस की बात करते हो फीमर, तो ह्यूमरस की बात करते हैं, ह्यूमरस हाथ में, हॉर्स ह्यूमरस हॉर्स हाथ में, फीमर जांग में पाया जाता है, जांग में। तो ये तो पैर में होगा, लेकिन ये तो पैर में चलिए हो गया, लेकिन बाबू ह्यूमरस क्या हाथ में पाया जाता है, तो ये तो आंसर अब होगा नहीं, क्योंकि बाबू हमको खाली पैर का देखना। आइए फिबुला और टिबिया की बात करते हैं। हाँ, तब फिबुला और टिबिया की बात करते हैं। यह क्या होता है, दोनों हड्डी क्या होता है आपको टांग में पाया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि फिबुला और टिबिया दोनों क्या है आपको कहाँ पाया जाता है, तो दोनों पाया जाता है कहाँ आपको टांग में पाया जाता है, पैर में। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। बस यही याद करना था वो। और बाकी क्या है, फिबुला, फिबुला बाबू तो फिबुला के बाद टांग में पाया जाएगा, लेकिन उल्मा आपको टांग में नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। टिबिया टांग में पाया जाता, लेकिन ये बाबू क्या हो गया, रेडियस, ये नहीं पाया जाता। तो असली आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। आइए अगला क्या है, अच्छा पूछेगा मनुष्य का सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो जबड़ा का हड्डी क्या होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है। लेकिन मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो दांत का जो एनामेल होता है, ये क्या होता है, मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है ना। ऐसे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा याद कर लीजिएगा। आइए, मानव शरीर में रक्त चाप, बोलता है कि मानव शरीर में जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज रेगुलेटेड, किसके द्वारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। तो हमारा दो गो शरीर में किडनी होता है, किडनी के ऊपर जस्ट क्या होता है आपको अधिवृक्क, किडनी को ब्रिक बोलते हैं, तो ब्रिक ऊपर है तो अधिवृक्क, मतलब कि यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है पाया जाता है। और यही क्या होता है आपको ब्लड प्रेशर क्या करता है, आपको क्या करता है, ब्लड प्रेशर क्या करता है आपको मेजर करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल कंट्रोल करता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि इसी को बोलते हैं फाइट एंड, क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। आपातकाल के दौरान अचानक से कुत्ता आ गया, है ना,
अब आप डर गए तो कुत्ता से लड़ना है, धा धा करना, कि धुआ भाग भाग भाग, कि भाई भाग जाना है आप ही को, मतलब कुत्ता को भगाना है, लड़ना है कि भाग जाना है। आपातकाल में ये हार्मोन निकलता है, कौन? यही निकलता है। तो आपातकालीन हार्मोन बोलेगा, या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलेगा, या ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट कर रहा है? तो कौन आपको अधिब्रेक ही कर रहा है। थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। ये क्या होता है? गला में। क्या होता है? गला में पाया जाता है। अगर थायराइड ग्रंथि क्या है, सही से काम नहीं करेगा, है ना, तो आपको घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग आपको क्या होगा? घेंघा रोग या क्या होगा आपको? ग्वाइटर रोग होगा। इसी क्वेश्चन को पूछेगा आयोडीन की कमी से क्या होता था? घेंघा या ग्वाइटर रोग या गलकंड रोग आपको होता है, नहीं देखते गला वाला फूल जाता है। आइए, थाइमस ग्लैंड क्या होता है? चेस्ट में। क्या होता है? आपको चेस्ट में पाया जाता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, वैसे से क्या होता है? थाइमस ग्लैंड क्या होता है? खत्म होता जाता है ना? वयस्क हो जाइएगा तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है? आपको खत्म हो जाता है। ये बेसिकली क्या है कि जैसे डब्ल्यूबीसी क्या शरीर को क्या करता है? रोग से बचाता है। थाइमस ग्लैंड भी क्या करता है? आपको रोग से क्या करता है? बचाव को बचाने का काम करता है। लेकिन जब वयस्क हो जाइएगा तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है? आपको समाप्त हो जाता है। आइए, बस यही याद करना था, तो यही आंसर हो जाएगा। तो बायोलॉजी से आप ये देख लिए। अब देखिए क्या है कि हमारा बोटनी से क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है, बोटनी से पूछे गए प्रश्न को हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं बाबू। आइए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? समझिए क्या होता है। पौधा में क्या होता है? आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है ना। और यह समान तौर पर क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है, जो पौधा का जो हरा भाग होता है, और पौधा का सबसे हरा भाग कहाँ होता है? पत्ती होता है। हालांकि जो नया नया सब पन्ना होता है, उसमें भी क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? पत्ती में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि आपका जो पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। लेकिन क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल को बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम क्या होता है? ये आपको बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल बनाने में क्या होता है? आपको सहायक होता है। अब आगे समझिएगा, देखिए क्या होता है कि पौधा प्रकाश देखिए, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे हम पौधा की बात किए, पौधा प्लांट क्या होता है? अपना भोजन खुद बनाता है। तो इसे क्या बोलते हैं कि यह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, प्लस क्या होता है? पानी की आवश्यकता होता है, और प्लस क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का जरूरत होता है, और प्लस क्या आपको? क्लोरोफिल क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है। आई जब ई मिल जाएगा, तब क्या होगा कि फिर यह बनाएगा क्या आपको? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज C6H12O6। यह क्या बनाएगा आपको? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और प्लस क्या बनाएगा आपको? एनर्जी, एटीपी। एटीपी बनाएगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे कीजिए, ग्लूकोज टूटेगा तो फिर एनर्जी बनेगा। यहाँ पर समझिए क्या वो बनेगा आपको? अ, क्या बनेगा? ऑक्सीजन। क्या बनेगा आपको? ऑक्सीजन। क्या बनेगा आपको? ऑक्सीजन बनेगा, ठीक ना। तो जल से क्या बनता है आपको? ऑक्सीजन बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है आपको? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक तरह के आपको कार्बोहाइड्रेट है। तो समझिए, जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया हो रहा है ना, इसमें ई होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या है कि यह रिएक्शन के लिए बहुत, रिएक्टेंट क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। आइए, हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद हो गया, कौची? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन मेन हमारा प्रोडक्ट कौन है? मेन प्रोडक्ट कौन है? आपको ग्लूकोज कौन है? ग्लूकोज है, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट कौन है? आपको ई है। और यही बाद में क्या होता है? आपको टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ये टूटता है। और टूटने के बाद फिर से क्या होता है कि यहाँ से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और एटीपी एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी हमको मिलता है फिर, ठीक ना। आइए, तो मतलब ये हो गया, पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या-क्या रिएक्टेंट है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। फिर पूछेगा कि इसका मेन प्रोडक्ट कौन है? ग्लूकोज हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? तो देखिए, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उससे क्या करता है? पेड़-पौधा ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अगर पानी में है तो पानी में, पानी वाला जीव क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण अगर करेगा, जैसे लाइकन वगैरह पानी के अंदर है, तो वही प्रकाश संश्लेषण करता है। और जो खुद से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, उससे ऑटोट्रोफ्स, या उसी को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं आपको? स्वपोषी। तो पेड़-पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है। लेकिन आदमी बाबू क्या है कि भोजन के लिए इसके ऊपर डिपेंड है नहीं जी, कि धान के क्या करेगा? फल बनाएगा, धान आएगा, चावल बनेगा तो हम लोग पका के खाएँगे। हम लोग पकाते हैं, पका के खाते हैं, है ना? फिर बाबू क्या हो गया? जितना हम हो गए, पक्षी हो गए, कुत्ता, मैना, भेड़, सब क्या हो गया आपको? परपोषी, हेटेरोट्रोफ्स। क्या हो गया? हेटेरोट्रोफ्स हो गया। ये आपको ध्यान रखना है ना? आइए, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा बाबू।
अच्छा, पौधा तो प्रकाश संश्लेषण करबे करता है, कुछ पौधा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन उसको इतना मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाता है कि उससे उसका काम चल जाए, तो पेड़ पौधा के मार के भी खाता है, या जीव जंतु को मारे खाता है। जीव जंतु की बात करते हैं, जैसे अब क्या है, आपने पिचर प्लांट का नाम सुना होगा, है ना? यूटिकुलेरिया का आपने नाम सुना होगा, ब्लाडर वाट का नाम सुना होगा, घटपर्णी का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, आपको इंसेक्टिवोरस, ये कीट पतंगों क्या करता है, खाता है पौधा, ठीक ना? जैसे समझिए, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से जितना हमको जरूरत है उतना पूरा नहीं हो रहा, तो मलाई बेच रहे हैं, दिवाली आया तो भाई उन्हें फुचका क्या बोलता है, पटाखा बेच रहे हैं, दशहरा में जलेबी बेच रहे हैं, ताकि हमारा आवश्यकता क्या हो, पूर्ति होता रहा। तो समान तौर पे क्या होता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन कुछ पौधा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद भी उसको भोजन की पूर्ति नहीं हो पाता है, तब क्या करता है कि वो कीड़ा मकोड़ा को मार के खाता है, उसको इंसेक्टिवोरस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताएं, यूटिकुलेरिया, ब्लाडर बाट, घटपर्णी, है ना, पिचर प्लांट, ब्रोसेरा, सनड्यू, ये सब क्या है आपको क्या बोलते हैं, आपका क्या बोले, कौन प्लांट है, इंसेक्टिवोरस या कीटभक्षी पादप है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वहां पर क्या बताया कि कार्बो ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला था, ऑक्सीजन भी निकला था, नहीं, हाँ निकला था, ऑक्सीजन भी क्या ऊपर निकला होता, लेकिन क्या मेन प्रोडक्ट ऑक्सीजन था, नहीं, मेन प्रोडक्ट जिसके लिए हम रिएक्शन मन प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन किसके लिए कराया, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मेन लक्ष्य क्या है, नौकरी लेना। अब बाद में बढ़िया लड़के से ब्याह हो गया या बढ़िया लड़का से ब्याह हो गया तो भाई बाई प्रोडक्ट ना है जी, मोटरसाइकिल दहेज में मिल गया, वो सब बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेन क्या है कि आपको नौकरी मिल गया, दरोगा बन गए, है ना, आप सचिवालय सहायक मतलब क्या, एओ में आपको नौकरी हो गया, ये मेन क्या है, आपको लक्ष्य था। तो सेम चीज यहाँ पर है बाबू, है ना। अब बाकी पीछे पीछे तो बढ़िया चीज मिल जाता है, समाज में इज्जत मिलने लगा, तो मेन प्रोडक्ट नहीं था, वो तो क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो क्या हो जाएगा वो बताइएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। वही बाबू यहाँ पर रिएक्शन है ना। अच्छा, कुछ और पॉइंट बाबू, ये लिखल है जो बताएं वही बाबू, क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज के शर्करा बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट समझिएगा, एक क्वेश्चन क्या है, ये पूछेगा ये क्या प्लांट है, कि आपको प्लांट है, प्लांट है, ये क्या है, जड़ है, क्या हो गया, जड़ हो गया। इसमें बाबू क्या है कि आपको एक जाइलम समझना है, जाइलम, एक समझना है फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज का परिवहन, मतलब पूछेगा जो न बताएं कि प्रकाश संशोधन के लिए आपको जल की आवश्यकता था, तो जल कहाँ आता है, जमीन से, जल कहाँ से आता है, जमीन से, जल आता है जमीन से, तो जल एवं खनिज का परिवहन कौन करता है, जाइलम। तो जल से जाइलम, जल से जल, तो जल और खनिज का परिवहन जाइलम करता है। अब फलोए मतलब फल, ये भोजन, तो भोजन जो बन गया उसका परिवहन कौन करता है, तो कौन करता है, भोजन। तो पत्ती में जो भोजन बन गया ना, पत्ती को ही पेड़ पौधा का रसोई घर कहा जाता है, तो पत्ती में जो लीफ में भोजन बन गया, तो उसको सब भाग में पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। तो देखिए, जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर खाली जाता है, जाइलम जो नली है नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम बाबू नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे, मतलब दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन जाइलम क्या होता है, सिर्फ ऊपर की ओर जाता है, अब फ्लोएम दोनों तरफ आपको जा सकता है। आइए, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम में काम क्या होता है, फ्लोएम में काम क्या होता है। जाइलम में काम है जल और खनिज का परिवहन, अब फ्लोएम में काम क्या है, बना हुआ भोजन का पत्ती से लेकर के सभी भाग तक पहुंचाना, क्या है, फ्लोएम का आपको काम है। क्लियर हो गया बुआ। आइए, तो दो हो गया हो बाबू, हाँ, दो क्वेश्चन क्या हो गया। अब आते हैं क्या, अब दो क्वेश्चन क्या आईटी से, आईटी मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, कंप्यूटर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मोबाइल हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ना। आइए, तो यहाँ पर देखते हैं बाबू, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, मोबाइल जो होता है उसमें क्या होता है, आपको सिम कार्ड क्या होता है, सिम कार्ड होता है। तो सिम कार्ड का अर्थ क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सिम कार्ड का अर्थ क्या होता है, इसका होता है बाबू क्या, कि सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, क्या होता है, सिम कार्ड का अर्थ क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये क्या करना होगा आपको, क्या करना है, रट करके याद करना है, ठीक ना। और बाकी देखिए, मोबाइल से संबंधित बहुत सारा चीज याद कर लीजिएगा, जिसमें कुछ बाबू क्या है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फोन पूछेगा, तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर, मार्टिन को पूछा गया क्वेश्चन। मार्टिन कूपर को मोबाइल फोन का जनक कहा जाता है। हालांकि बेतार से तार का आविष्कार सर्वप्रथम तो जगदीश चंद्र बसु किए थे, लेकिन कोई इसका क्रेडिट मिला नहीं था, तो किसको मिला था, मार्कोनी को। रेडियो का आविष्कार पूछेगा तो कौन, मार्कोनी का। लेकिन पूछेगा ये का आविष्कार किसने किया, मार्टिन कूपर ने आपको किया, है ना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा एग्जाम में कि
क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपका मोबाइल यूज करना है तो उसके लिए क्या मोबाइल मतलब कहीं बात अब समझिए कि मोबाइल है, ये मोबाइल में क्या करना है आपको बात करना है ना? तो क्या-क्या चाहिए? एक तो चाहिए मोबाइल हैंडसेट, क्या चाहिए मोबाइल का क्या चाहिए आपको हैंडसेट, हैंडसेट चाहिए। जैसे यहाँ पर सैमसंग या किसी का एक मोबाइल हैंडसेट चाहिए, एक हैंडसेट हो गया। एक क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी जैसे अब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, एक क्या चाहिए सर्विस प्रोवाइडर करने वाला कंपनी चाहिए और एक क्या चाहिए आपको सिम चाहिए, सिम कार्ड चाहिए और तब जाके मोबाइल से होगा हेलो हेलो हो सकता है, हेलो के बोला तानी, समझ में आया? मतलब क्या है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए क्या है हैंडसेट चाहिए और एक क्या है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चाहिए और प्लस क्या सिम कार्ड आपको चाहिए तब मोबाइल फ़ोन यूज़ कीजिएगा, है ना? आइए, आइए। इतना याद कर लीजिए बाबू आइए। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। ये कंप्यूटर जो होता है ना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बाबू बात करते हैं, तो ये क्या है बोल सकते हैं कि गणना करने वाला मशीन है। इसके अंदर क्या होता है बाबू, एक होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म पूछेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब क्या है कंप्यूटर में 2 पार्ट होता है, एक होता है आपको हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, ये समझिए कि बाबू क्या है, ये आपको समझिए कि मोबाइल को हम कंप्यूटर मान लेते हैं, ठीक ना? तो इसका जो छूने वाला टच है, टच मी, ये जो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बाहरी-बाहरी दिखाई दे रहा है, टच कर सकते हैं। तो जो टच कर सकते हैं, है ना? बाहर-बाहर जो अलग-अलग पार्ट है, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना? ये सब क्या हो गया हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है प्रोग्रामिंग क्या होता है प्रोग्रामिंग होता है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है आपको सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है समझिए एक तरह के यहाँ प्रोग्राम है इसके अंदर समझिए क्या है कई तरह के प्रोग्राम किया गया होगा वो क्या आपको सॉफ्टवेयर हो गया समझ में आ गया ना ये क्या करना आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कंप्यूटर का पिता पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं क्या बोले चार्ल्स बेबेज को चार्ल्स जो बेबेज साहब हैं बेबेज है ना इसको कंप्यूटर का पिता कहते हैं जबकि जॉन मैकार्थी की बात करते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है जॉन मैकार्थी इनको बोलते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता जब कंप्यूटर में क्या है कृत्रिम तरीके से उसमें दिमाग डाल देते हैं कि मनुष्य के भांति सोच सके तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है और उसका पिता कौन है जॉन मैकार्थी है ये पूछेगा क्वेश्चन और कंप्यूटर के पिता बाबू चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज अब फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है एक होता है इनपुट डिवाइस एक होता है आउटपुट डिवाइस जैसे क्या कीबोर्ड की बात करते हैं है ना कीबोर्ड की बात करते हैं जिससे सूचना को उसमें डालते हैं कीबोर्ड हो गया माउस हो गया वो सब इनपुट डिवाइस है लेकिन प्रिंटर की बात करते हैं उससे आउटपुट निकलता है बाहरी प्रोडक्ट मतलब निकलता है आउटपुट हो गया डिस्प्ले हो गया प्रिंटर हो गया वो सब क्या है आपको आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए तो बोलिए कंप्यूटर में वायरस क्या है वायरस बेसिकली क्या है ना कि समझिए आपका एक कंप्यूटर है आप अपने तरीके से इस्तेमाल करें वायरस क्या होता है समझिए कि मालवेयर है एक तरह का वो भी प्रोग्रामिंग है जो क्या करता है कि आप एक कंप्यूटर में आ जाने के बाद क्या करता है बिना आपके परमिशन के आपका सूचना क्या करेगा ले लेगा तो उसी को बोलते हैं क्या आपको बोलते हैं वो वायरस कंप्यूटर एक तो वायरस बोल रहे कि वायरस एक होता है ना जो बीमारी फैलाता है वो वायरस लेकिन ये क्या वायरस कंप्यूटर वायरस क्या है भूलकन हार्डवेयर नहीं क्या है एक तरह के आपको प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम है ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बाबू ठीक है चलिए और कंप्यूटर में कई शब्द है बाबू क्या नहीं 1G 2G 3G 4G 5G तो जी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि 2G 4G 5G में जी का मतलब क्या होता है तो जनरेशन क्या होता है जनरेशन होता है ठीक ना अभी 5G का दौर चल रहा है आने वाले समय में क्या होगा 6G का दौर चलेगा है ना तो ये सब क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा थोड़ा सा आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर कई सारा क्या होता है भाषा होता है जैसे फॉर्ट्रेन करके बात करते हैं सी जावा ये सब क्या है भाषा है ये सब याद कर लीजिएगा ना फिर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडोज क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये सब क्या कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हालांकि कंप्यूटर से देखिए 2 क्वेश्चन तो पूछा गया है मतलब देखिए क्वेश्चन तो पूछ रहा है वो पढ़ना तो पड़ेगा मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही है ना तो यह क्या था इतना क्या है प्रश्न पूछा गया था अब क्या हो गया इतना ही प्रश्न था बाबू सेवा क्या हो गया समाप्त हो गया है ना चलिए अब समझिए क्या है ये आपको समझ में आ रहा है कौन-कौन टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है? तो खुद से भी क्या करना है कि चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना है। हालाँकि हम तो लेक्चर आपको जब कोर्स में देंगे उसमें तो सारा चीज़ बतेबे करेंगे डीप से, है ना? लेकिन क्या है आप चीज़ों को खुद से भी समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए सच्चाई क्या है कि जब तक खुद से क्या है चीज़ों को नहीं समझिएगा, एक टीचर क्या है आपको नौकरी नहीं दे सकता है। ये आप क्लियर दिमाग में रखिएगा ना। हम लोग हर तरीके से बता सकते हैं। इतना मेहनत करके अलग-अलग करके क्या करें आपको बता रहे हैं।
लेकिन खुद से समय व्यतीत कीजिएगा, तभी इसका मैक्सिमम आप बोल सकते हैं आउटपुट और बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ा तो सबके रहे हैं, लेकिन सबके तो होगा नहीं, जब पढ़ेगा उसी का होगा, है ना? चलिए, तो ये हो गया बाबू। बाकी क्या है कि इसमें आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। बिहार सीजीएल 4 का बैच है ना, इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, टेस्ट वगैरह सब इसमें आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा, है ना? चलिए, ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।